नमस्ते दोस्तों, मैं दिगंबर आप सभी का बैंकर्स ऑफिसर कट्टा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम मॉड्यूल ए यूनिट 3। लास्ट सेशन में हमने देखा ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इस सेशन में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग। दोस्तों, अगर आप बैंकर्स ऑफिसर कट्टा पे नए हो तो रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप बैंकर्स ऑफिसर कट्टा के साथ जुड़ना चाहते हो या डेली बैंकिंग एंड फाइनेंस अपडेट्स पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप की। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग। इकोनॉमिक प्लानिंग की एस.डी. डिकिंसन इकोनॉमिस्ट डेफिनेशन कैसे बताते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम का एज अ होल एक बड़े लेवल पे कॉम्प्रेसिव सर्वे किया जाता है और उसमें कॉन्शियस डिसीजन लिया जाता है डिटरमिनेंट अथॉरिटी के द्वारा। वो डिसीजन क्या होता है? व्हाट एंड हाउ मच इज़ टू बी प्रोड्यूस एंड टू हुम इट इज़ टू बी एलोकेटेड। मतलब कितनी मात्रा में कोई प्रोडक्शन होने वाला है, क्या प्रोडक्शन होने वाला है और किस स्टेट ऑफ द सोसाइटी तक ये पहुंचाना है। ये मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। तो एस.डी. डिकिंसन की डेफिनेशन आप याद रखिए इस तरह से कि इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल एक डिसीजन लिया जाता है कि कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया जाता है इकोनॉमी का एज अ होल और एक कॉन्शियस डिसीजन लिया जाता है डिटरमिनेंट अथॉरिटी के द्वारा। वो डिसीजन क्या होता है? कितनी मात्रा में प्रोडक्शन होने वाला है, क्या प्रोडक्शन होने वाला है और कौन से स्टेट ऑफ द सोसाइटी तक ये प्रोडक्शन पहुंचने वाला है। ये इसके बारे में जो भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप इन 1938 बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया कैसे डिफाइन किया था? उनका कहना ये था नॉट ओनली पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स से देखा जाए बल्कि उसके साथ सोशल ऑब्जेक्टिव्स प्लस ह्यूमन साइड्स ऑफ लाइफ को भी उसमें कंसिडर किया जाए। उसके साथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल वैल्यूज़ को भी ध्यान में रखते हुए रेजिंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ध्यान में लिया जाए। तो ये था नेशनल प्लानिंग कमेटी की डेफिनेशन। तो ये आप ध्यान में रखिए। एस.डी. डिकिंसन की डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, नेशनल प्लानिंग कमेटी ऑफ इंडिया की डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया क्या है, ये दोनों आप डेफिनेशन ध्यान में रखिए। इन नटशेल में प्लानिंग किसे कहा जाएगा? प्लानिंग ये क्या है? एक कला है। अपने हाथ में जितने भी रिसोर्स है उसका यूज़ करके अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्लानिंग। दो तरह की प्लानिंग होती है, एक रीजनल प्लानिंग एंड एक नेशनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग में क्या होता है? इम्प्लीमेंटेड एट रीजनल लेवल। टारगेट वाइड ज्योग्राफिकल एरिया कवर किया जाता है। उसमें कौन कौन सा एरिया होता है? रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़ होती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने फर्स्ट टाइम रीजनल प्लानिंग स्टार्ट की थी 1916 में। ये बात आप ध्यान रखिए। दूसरी प्लानिंग कौन सी होती है? नेशनल प्लानिंग। ये नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट की जाती है। सोवियत यूनियन ने फर्स्ट टाइम नेशनल प्लानिंग की शुरुआत की थी। इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट 5 ईयर प्लान फ्रॉम 1928 टू 1933। 1928 से 1933 के बीच में उन्होंने फर्स्ट टाइम 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया था, गिविंग द वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ऑफ नेशनल प्लानिंग। तो प्लानिंग के दो प्रकार हैं, एक रीजनल प्लानिंग, एक नेशनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग कब शुरू हुई थी? यूनाइटेड स्टेट ने फर्स्ट टाइम उसको स्टार्ट किया 1916 में। नेशनल प्लानिंग फर्स्ट टाइम सोवियत यूनियन ने शुरुआत की। उसके अलावा फर्स्ट 5 ईयर प्लान सोवियत यूनियन ने शुरुआत किया था 1928 से 1933 के बीच में। तो ये आप ध्यान रखिए। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो अपने इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना था, पॉवर्टी एलिवेशन कराना था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसके साथ सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो अपनी इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाना, उसके साथ मॉडर्नाइजेशन कराना और रोज़गार पैदा करना, उसके अलावा गरीबी को हटाना। ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो इकोनॉमिक प्लानिंग की हिस्ट्री क्या है इंडिया में? 1930 में पॉलिटिकल एग्रीमेंट किया गया प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का। तो आज़ादी के बाद एक प्लान्ड इकोनॉमी होगी, ऐसा एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट किया गया 1930 में। और एक्चुअल में 1950 में इकोनॉमिक प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कराया गया और इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत हुई। आज़ादी के बाद 5 ईयर प्लान्स को इम्प्लीमेंट कराया गया विद मिड टर्म रिव्यू। 5 ईयर प्लान्स में एक कंसेप्ट है प्लान हॉलीडेज। वो किसे कहते हैं? जब कोई अनसर्टेन इकोनॉमिक क्राइसिस होता है या वॉर सिचुएशन तैयार होती है तो हम क्या करते हैं? एक ईयरली प्लान अडॉप्ट करते हैं 5 ईयर प्लान्स के बजाय। तो उसे क्या कहते हैं?
प्लान हॉलीडेज़, ये टर्मिनोलॉजी आपको आगे देखने को मिलेगी, तो इसको ध्यान में रखिए। और 5 ईयर प्लान्स को किसने रिप्लेस किया? 2015 में 5 ईयर प्लान्स को स्क्रैप किया गया और नीति आयोग की स्थापना की गई। उसके बारे में हम डिटेल में आगे जानने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद अपने देश के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि इनइक्वालिटीज़, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, और जो इकोनॉमी कोलैप्स हुई थी उसको आगे उभारने के लिए एक इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत थी। तो हमने क्या किया? 5 ईयर प्लान्स का इम्प्लीमेंट किया 1950 के बाद। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था और कब से शुरू हुआ? 1951 टू 1956। तो मेजर चैलेंजेस क्या थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में? फर्स्ट 5 ईयर प्लान के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? रिफ्यूजीज़ का रिहेबिलिटेशन कराना, क्विक एग्रीकल्चर ग्रोथ कराना ताकि हम फूड सेल्फ सफिशिएंट देश बन जाए, और महंगाई को कंट्रोल में लाना। उसके अलावा इरिगेशन को प्राथमिकता देना। उसके अलावा पावर प्रोजेक्ट्स और इरिगेशन को प्राथमिकता देना। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 5 IITs वेयर इस्टेब्लिश। सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ और ये कब शुरू हुआ? 1956 टू 1961। उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स। हेवी इंडस्ट्रीज एंड फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया गया। और सेकंड 5 ईयर प्लान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनाए गए भिलाई, दुर्गापुर एंड रूरकेला में। तो आप सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में दो चीज़ें याद रखिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनाए गए थे कहाँ कहाँ? भिलाई, दुर्गापुर एंड रूरकेला। और सेकंड 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था? हेवी इंडस्ट्रीज एंड फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया गया। थर्ड 5 ईयर प्लान क्या था और कब शुरू हुआ? 1961 टू 1965। थर्ड 5 ईयर प्लान के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? नेशनल इनकम को 5% सालाना से भी ज़्यादा बढ़ाना। उसके अलावा फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट देश बनना। थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद एनुअल प्लान बनाया गया 1966 से 1969 के बीच में। उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो फोर्थ ईयर प्लान में इंटीग्रेट कराए गए। तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे प्लान हॉलीडेज़ के 1966 से 1969 के बीच में जो बनाया गया था? उसमें एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कराई गई, जैसे हाई यील्डिंग सीड वैराइटीज़, एक्सटेंसिव फर्टिलाइजर यूज़, इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइजेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। और फोर्थ ईयर प्लान में क्या हुआ और मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? 1969 टू 1974 में फोर्थ ईयर प्लान इंप्लीमेंट कराया गया। जनरली ये फोर्थ ईयर प्लान गडगिल स्ट्रैटेजी पे बेस्ड था। उसमें गडगिल स्ट्रैटेजी की आइडियोलॉजी क्या थी? स्टेबल ग्रोथ एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ठीक है। ड्रॉट एंड इंडो पाक वार 1971 टू 1972 में जो हुआ था, उसके वजह से अपनी इकोनॉमी को क्या करना पड़ा? कैपिटल डाइवर्सिफाई करना पड़ा। उसकी वजह से फाइनेंशियल क्रच एंड इंस्टेबिलिटी देखने में आई फोर्थ ईयर प्लान में, आप ध्यान रखिए। इंडो पाक वार की वजह से इकोनॉमी को अपना कैपिटल डाइवर्सिफाई करना पड़ा, उसकी वजह से फाइनेंशियल क्रंच एंड इंस्टेबिलिटी आई। उसकी वजह से प्लान के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव नहीं हो पाए। प्लान वाज बेस्ड ऑन गडगिल स्ट्रैटेजी। ठीक है। फिफ्थ ईयर प्लान कब शुरू हुआ? 1974 टू 1979। प्लान का मेजर फोकस क्या था? गरीबी को हटाना, सेल्फ रिलायंस एंड एग्रीकल्चर। इंदिरा गांधी जी ने 14 मेजर बैंक को नेशनलाइज किया और इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसकी वजह से एग्रीकल्चर में काफ़ी ग्रोथ देखने में आई। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान कब हुआ? 1980 टू 1985। उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? गरीबी हटाओ स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी गई सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में। तो आप सोच सकते हो 1950 से 1980 तक हम गरीबी हटाने का मेजर अपना एक ऑब्जेक्टिव था वो कायम रहा। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? गरीबी हटाओ स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी गई। फैमिली प्लानिंग पर भी जोर दिया गया ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल में आए। सेवंथ 5 ईयर प्लान कब हुआ? 1985 टू 1990। मेजर ऑब्जेक्टिव्स वेयर इंप्रूविंग ग्रोथ इन इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीजिंग फूड ग्रेन्स एंड जॉब क्रिएशन। एनुअल प्लान शुरू हुआ 1989 टू 1991। तो याद रखिए 1989 टू 1991 में 5 ईयर प्लान नहीं हुआ था, एनुअल प्लान थे। तो couldn't टेक ऑफ ड्यू टू फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की वजह से प्लान अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव नहीं हो पाए। स्टार्टेड प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन इन इंडिया।
एनुअल जो प्लान थे 1989 टू 1991 के बीच में प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन शुरू हुआ। मेन फोकस क्या था? इम्प्रूविंग एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल रिफॉर्म। 8th ईयर प्लान कब हुआ? 1992 टू 1997। 8th 5 ईयर प्लान में किस किस चीज़ पे जोर दिया गया? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ पे जोर दिया गया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे जोर दिया गया, ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट को घटाने का मेजर उद्देश्य था, एलपीजी रिफॉर्म्स को भी इम्प्लीमेंट कराया गया 8th 5 ईयर प्लान में। तो आप ये ध्यान में रखिए, एलपीजी भी रिफॉर्म्स कौन से 5 ईयर प्लान में इम्प्लीमेंट कराए गए और उसका टेन्योर कब था? तो 8th 5 ईयर प्लान 1992 1997 में एलपीजी रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कराया गया। 9th 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ? 1997 टू 2002। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी। तो ये टैगलाइन थोड़ा ध्यान में रखिए। 9th 5 ईयर प्लान में मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या था? ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी। इंफोसिस कौन सी चीज़ पे दिया गया? 7 आइडेंटिफाइड बेसिक मिनिमम सर्विसेज पे भी इंफोसिस दिया गया। तो 7 आइडेंटिफाइड बेसिक मिनिमम सर्विसेज कौन सी थी? वो थे प्योर ड्रिंकिंग वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल, हाउस फॉर द होमलेस पीपल, न्यूट्रिशनल फूड फॉर चिल्ड्रन, रोड्स फॉर एवरी विलेज एंड कॉलोनी, इम्प्रूविंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज थे इस पर भी फोकस दिया गया 9th 5 ईयर प्लान में। एंड मेजर टैगलाइन थी ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी। 10th 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ? 2002 से 2007 के बीच में। मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? अचीविंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट, रिड्यूस पॉवर्टी बाय 5% बाय 2007। मतलब 2007 तक 5% तक पॉवर्टी कम करानी थी। एंड जेंडर इनइक्वालिटी जो थी लिटरेसी में, उसको भी कम कराना एक उद्देश्य था 10वें 5 ईयर प्लान का। तो 2002 से 7 के बीच में दो चीज़ें याद रखिए, पॉवर्टी को 5% से भी कम लेवल पे लाना था और जेंडर इनइक्वालिटी जो थी लिटरेसी में वो भी कम करानी थी। 11th 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ? 2007 से 2012 के बीच में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अचीव क्विकर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। 12th 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ? 2012 से 2017 के बीच में। मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। और 12वां जो प्लान था 12th 5 ईयर प्लान, वो लास्ट 5 ईयर प्लान था। उसके बाद नीति आयोग को इम्प्लीमेंट कराया गया। तो चलिए जानते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो 12th 5 ईयर प्लान जो थे उसको स्क्रैप किया गया नीति आयोग की स्थापना करके। तो नीति आयोग कब इस्टेब्लिश हुआ? 1 जनवरी 2015 में एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन जो था कैबिनेट का, उसके द्वारा नीति आयोग की स्थापना की गई। और नीति आयोग जो है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या? संविधान में इसी का कहीं भी मेंशन नहीं किया गया नीति आयोग के बारे में। और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या? कि नॉट गवर्न बाय एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो नीति आयोग जो है वो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द कैबिनेट के द्वारा उसको इस्टेब्लिश किया। और नीति आयोग क्या है? इंडिया गवर्नमेंट टॉप पॉलिसी है, उसे थिंक टैंक भी कहा जाता है। तो नीति आयोग क्या करता है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को टेक्निकल असिस्टेंट देता है। क्या चीज़ के लिए? स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो बनानी होती है या प्लानिंग बनानी होती है, वो बनाने के लिए टेक्निकल असिस्टेंट देता है या पॉलिसी रिफॉर्म करने के लिए सजेस्ट करता है। नीति आयोग का मेन उद्देश्य क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या? अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में मिलके नेशनल इंटरेस्ट के लिए जब काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो मेन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जब साथ में मिलके नेशनल इंटरेस्ट में जो काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नीति आयोग दो चीज़ों पे फोकस करता है, एक टीम इंडिया एंड नॉलेज हब एंड एक इनोवेशन हब। तो टीम इंडिया क्या करता है? स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है ताकि वो उनका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट हो। और इनोवेशन हब क्या करता है? नीति आयोग की जो थिंक टैंक कैपेबिलिटीज़ है उसको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए उस पर इसका फोकस रहता है। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नीति आयोग के चेयरमैन रहते हैं। उसके अलावा वाइस चेयरपर्सन भी होता है, फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के भी उसमें इंक्लूड रहते हैं। तो नीति आयोग के फंक्शंस क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना ताकि स्ट्रॉन्ग स्टेट मेक स्ट्रॉन्ग नेशन। उसमें ऑल
सभी राज्यों का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसलिए ये नीति आयोग प्रयासरत रहता है। और एक कॉमन गोल जो रहता है या नेशनल इंटरेस्ट में काम करने के लिए सभी राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कैसे कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है, इसमें हमेशा प्रयासरत रहता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना और जितने भी राज्य हैं उनका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन बना रहे, एक कॉमन नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। इकोनॉमिक एडवांसमेंट के जिनको लाभ नहीं मिले हैं, जो भी सोसाइटी का स्ट्राटा है, उन तक नीति आयोग पहुँचने की कोशिश करता है। और क्या फॉर्मुलेट करता है, स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करना एक मेन फंक्शन है नीति आयोग का। Maintaining cutting edge resource center serve as reservoir for research on good governance and best practices in suitable and equitable development, एक मेन ऑब्जेक्टिव्स है नीति आयोग का। प्रोवाइड फोरम फॉर रेजोल्यूशन ऑफ क्रॉस सेक्टरल एंड क्रॉस डिपार्टमेंटल इश्यूज टू फास्टन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान। क्रॉस सेक्टरल एंड क्रॉस डिपार्टमेंटल जो इश्यूज़ है उसके एड्रेसल के लिए एक फोरम प्रोवाइड करना और उसको रिजॉल्व करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स है, ये मेन फंक्शन होता है नीति आयोग का। नेशनल इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर्स एंड अदर जो हैं उनको नॉलेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इनकरेज करना, उसके साथ उनका कोलैबोरेशन बनाना एक मेन फंक्शन होता है नीति आयोग का। न्यू इंडिया के लिए वर्ष 2022-23 के लिए नीति आयोग ने 2018 में एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रैटेजी को पब्लिश किया था। तो उस पब्लिश स्ट्रैटेजी में 41 क्रिटिकल एरियाज़ इंक्लूड थी। जो पब्लिश स्ट्रैटेजी थी उसमें 41 क्रिटिकल एरियाज़ के बारे में मेंशन किया था। उसमें क्या था कि प्रीवियस अकम्पलिशमेंट भी मेंशन किए थे। जो स्ट्रैटेजी पब्लिश हुई थी उसमें 41 क्रिटिकल एरियाज़ थे, उसमें प्रीवियस अकम्पलिशमेंट्स का मेंशन, जिसमें प्रीवियस अकम्पलिशमेंट्स को मेंशन किया था और बाइंडिंग रेस्ट्रिक्शंस को भी आइडेंटिफाई किया था। उसके अलावा नेक्स्ट जो गोल्स है, डिफाइंड गोल्स है, उसको कैसे अचीव कराया जाएगा इसके बारे में भी रिकमेंडेशन दिया था। तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी क्रिएटेड बाय कॉन्टेक्टिंग नियरली 800 स्टेक होल्डर्स फ्रॉम सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मोर देन 800 स्टेक होल्डर्स को कॉन्टेक्ट किया था और उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। वो डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी में 41 चैप्टर्स थे। और डॉक्यूमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी में 4 सेक्शंस थे। एक था ड्राइवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन एंड गवर्नेंस। तो एक एक सेक्शन के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे। तो न्यू इंडिया के लिए डॉक्यूमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी जो पब्लिश हुआ था उसमें जो 41 चैप्टर्स थे उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट सेक्शन क्या था, ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स में क्या बताया गया था, एक्सेलरेटिंग इकोनॉमी विद एवरेज 8% जीडीपी ग्रोथ टू मेक 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2022-23। 2022-23 तक 4 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाया जाए, उसके लिए एवरेज 8% जीडीपी को कैसे एक्सेलरेट किया जाए इसके बारे में बताया गया था। उसके अलावा फोकस ऑन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, डबलिंग फार्मर्स इनकम, अपग्रेडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, प्रमोटिंग सनराइज सेक्टर लाइक फिनटेक एंड टूरिज्म। उसके अलावा कन्वर्ट फार्मर्स टू एग्रीप्रेन्योर्स, एक्सपांडिंग ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट्स। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को एक्सपांड करने के लिए फार्मर्स टू एग्रीप्रेन्योर्स एक कंसेप्ट लाया गया। एपीएमसी एक्ट को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट से रिप्लेस किया गया। जीरो बजट नेशनल फार्मिंग क्या होता है कि कम कॉस्ट में हायर एग्रीकल्चर इनकम कैसे जनरेट किया जाए, इस पे जो फोकस होता है उसे क्या कहते हैं, जीरो बजट नेशनल फार्मिंग। तो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस को रिप्लेस किस में किया गया, एन एग्रीकल्चर ट्राइब्यूनल पे। तो ये जो डॉक्यूमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी थी न्यू इंडिया के लिए 2022-23 के लिए, उसमें जो सेक्शन फर्स्ट ड्राइवर था तो इसमें ये मेजर एरिया था, उसमें फोकस किया गया था। सेकेंड सेक्शन कौन सा था, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन। इसमें क्या होता है, फिजिकल फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ दैट आर इंपॉर्टेंट टू इनहांस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द बिजनेस एंड इंश्योरिंग सिटीजन्स ईज ऑफ लिविंग। इसमें क्या मेन विजन था, रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को इंटीग्रेट करने के लिए एक आईटी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाए, एक मेन विजन था। भारत नेट प्रोग्राम को कंप्लीट करना 2019 में, उसके साथ 2.5 लाख ग्राम पंचायत को डिजिटली कनेक्ट करना, ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव था सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन का, जो कि न्यू इंडिया स्ट्रैटेजी ऑफ डॉक्यूमेंट में बताया गया था। थर्ड जो सेक्शन था इंक्लूजन डॉक्यूमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी न्यू इंडिया के लिए, उसमें क्या कहा गया था, डील्स विद अर्जेंट टास्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन कैपेबिलिटीज ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स,
रिवॉल्व अराउंड 3 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड प्लानिंग इन इंडिया। इंक्लूजन में 3 चीज़ों पे फोकस किया गया, एक हेल्थ, एजुकेशन एंड प्लानिंग इन इंडिया। आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को इस्टेब्लिशमेंट करना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान को इम्प्लीमेंट करना, 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स इस्टेब्लिश करके स्कूल एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करना, अर्बन एरियाज़ के जो वर्कर होते हैं उनकी लिविंग इंप्रूव करने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना। 4th सेक्शन गवर्नेंस, हाउ द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैन बी स्ट्रीमलाइंस एंड प्रोसेस ऑप्टिमाइज टू अचीव बेटर डेवलपमेंटल आउटकम्स, setting up new autonomous body, that is Arbitration Council of India, to make arbitration process cost effective and speedy। न्यू ऑटोनमस बॉडी सेटअप करना आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ताकि आर्बिट्रेशन प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्पीडी बने। उसके अलावा बैकलॉग ऑफ पेंडिंग केसेस को एड्रेस करना, बैकलॉग जो था पेंडिंग केसेस का उसको एड्रेस करना, ताकि रेगुलर कोर्ट सिस्टम का जो वर्कलोड था वो कम हो जाए। अपग्रेडिंग स्कूल एजुकेशन सिस्टम, 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स इस्टेब्लिश करना। लैंडफिल्स, प्लास्टिक वेस्ट, म्यूनसिपल वेस्ट एंड जनरेटिंग वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, ऐसी जो एक्टिविटीज़ है, इनिशिएटिव्स है, उसको कवर करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का दायरा बढ़ाना। सेशन के शुरुआत में हमने देखा इकोनॉमिक प्लान्स एग्जीक्यूट करते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे। तो इकोनॉमिक प्लान्स एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है? डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज। 3 प्राइमरी सोर्सेस में डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस में जो है टैक्सेशन सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है प्लानिंग को फंड करने के लिए। एडिशनल डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज सच एज पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक बोरोइंग में क्या आता है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स हो गया। स्मॉल सेविंग्स में क्या आता है? पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्राज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू सपोर्ट आवर प्रोग्राम्स। तो डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज कौन से हैं? टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, स्मॉल सेविंग्स जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, किसान विकास पत्राज, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस। ये मेन डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज हैं जो इकोनॉमिक प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सेकंड फाइनेंशियल रिसोर्स कौन सा है? डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग कब होता है? जब टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट फॉल्स बिलो इट्स टोटल एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट का जो इनकम है टोटल एक्सपेंडिचर से भी कम होता है, तब क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है। गवर्नमेंट विड्रॉ मनी फ्रॉम इट्स कैश डिपॉजिटेड इन आरबीआई और ऑर्डर्स आरबीआई टू प्रिंट न्यू करेंसी नोट्स टू बोरो मनी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज़। डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है? गवर्नमेंट का जो कैश डिपॉजिट रहता है आरबीआई के पास वो विड्रॉ कर लेता है, नहीं तो आरबीआई को न्यू करेंसी नोट प्रिंट करने के लिए ऑर्डर देता है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज़ मनी बोरो कर लेता है आरबीआई के पास से। ये क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसे होता है? जब एडॉक ट्रेजरी बिल्स के द्वारा जब गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मनी बोरो कर लेता है तब वो कहलाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। उसके अलावा ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है प्लान फाइनेंसिंग के लिए। और डेफिसिट फाइनेंसिंग के कौन से टाइप्स हैं? बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स, विड्रॉइंग कैश हेल्ड विद आरबीआई, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से बोरो करना या आरबीआई के पास जो कैश रखा है गवर्नमेंट का वो विड्रॉ कर लेना, या फॉरेन गवर्नमेंट से या पब्लिक से बोरो कर लेना, ये होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। और थर्ड फाइनेंशियल रिसोर्स क्या है? प्लानिंग फाइनेंस। फॉरेन असिस्टेंट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज। वर्ष 2021-22 में कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सर्विस सेक्टर, ऑटोमोबाइल, ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इसमें सबसे हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखा गया। इंडिया हैज़ बीन गेटिंग फंड्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक मेनली थ्रू IBRD। फॉरेन असिस्टेंस इंडिया कैसे लेता है वर्ल्ड बैंक से? थ्रू IBRD। IBRD क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसके अलावा IDA से भी इंडिया फंड्स लेता है। IDA क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IBRD लोन जो होते हैं वो क्या चीज़ के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी एलिवेशन, रूरल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। जो इंडिया IBRD लोन जो वर्ल्ड बैंक से लेता है वो मेनली क्या चीज़ में यूज़ होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी एलिवेशन, रूरल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे मैं आपकी इजाज़त लेता हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।